हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए जीएस की क्लास लेके आऊं, तो आज से हम आपकी जीएस की क्लास भी करेंगे। मॉर्निंग में आपकी जीएस की क्लास जो होंगी वो आपकी मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होगी, जिसमें मंडे से फ्राइडे तक हमारी ये जीएस की क्लास होंगी, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, हम सारी चीज़ें डेली कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको कवर करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और एक तरह से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना क्वेश्चंस आते हैं, कितना आपने पढ़ रखा है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएंगी। और स्टैटिक जीके की जो क्लास टाइमिंग होगा वो आपका 10 बजे मंडे टू फ्राइडे होगा। मंडे टू फ्राइडे 10 o'clock जो होगी आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी। उसके जस्ट बाद आपकी जीएस की क्लासेस रहेंगी, यानी कि 11 बजे। और इवनिंग में हमारी जो है कंप्यूटर की क्लास रखेंगे 6 बजे। जो हमारी क्लास होती है कंप्यूटर M1R5, जो ओ लेवल की क्लासेस होती हैं, और ट्रिपल सी की जो क्लासेस होंगी वो उसी में कवर होगी। तो आपकी शाम को इवनिंग जो है आपका इवनिंग में 6 o'clock जो है आपकी कंप्यूटर क्लास होगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और क्लासेस का एंजॉय करते रहिए। चलिए, तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे आपकी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पंचायत एट द intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जबकि आबादी डैश से अधिक नहीं हो। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर पंचायतों का गठन किसी भी स्टेट में नहीं किया जा सकता अगर जो उसकी पॉपुलेशन होगी वो 20 लाख से अगर कम है ना, तो वहाँ पे पंचायती राज नहीं लागू किया जा सकता किसी भी स्टेट में, यानी कि किसी भी गांव में। फिर है आपका, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल में नॉट बी constituted in a state having a population not exceeding 20 lakh। 20 लाख से अधिक होगा तो ही पंचायती राज बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो ये जो थी हमारी राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो आपकी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। राजकुमारी बीबी जी अमृत कौर 2 Feb 1889 to 6 Feb 1964 was an Indian activist and politician. She was appointed as the first health minister in 1947। ये जो है 1947 में आपकी पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। कौन थी आपकी? राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द इनॉग्रेशन सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ वो आपका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। The inauguration took place on 28 January 1950 at 9:45 a.m. when the judge took their seat in the Supreme Court। ये कब बनाया गया था? जब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट है हमारा, who was appointed as assembly constitutional advisor in 1946 during the forming of Indian constitution। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान
1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो जो संविधान का सलाहकार जो थे वो आपका बी.एन. राव जो थे, उनको बी.एन. राव को संविधान का सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अब इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिसका प्रावधान संविधान में किया गया हो। तो जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और आपका नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसका भी प्रावधान संविधान में किया गया है, लेकिन नीति आयोग का प्रावधान नहीं किया गया है। नीति आयोग फॉर्मर प्लानिंग कमीशन has never been passed an act of parliament, nor it has been mentioned anywhere in the constitution, and thus it definitely neither a statutory nor a constitutional body. ये कोई constitutional body नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 6 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एडजेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? अब प्रियम्बल का इनमें से कौन सी चीजें नहीं है? अब देखिए, स्वतंत्रता तो है हमारा प्रियम्बल में, है ना, जिसको हम लिबर्टी कहते हैं। सोवर्निटी भी है हमारा, जिसको हम संप्रभु कहते हैं। एंड सेकुलर भी जो है धर्मनिरपेक्ष, ये भी है। बट ये जो है टॉलरेंट हमारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे है, लेकिन हमारा टॉलरेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी मेंबर वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कितने सदस्य थे? तो भारतीय जो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें कितने मेंबर थे आपके? 7 मेंबर थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव 7 मेंबर। पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, आपका कन्हैया लाल मानेकलाल मुंशी थे, जिनको के.एम. मुंशी भी कहा गया, और ऑनरेबल मिनिस्टर बॉम्बे के ये थे, ठीक है। और आपके जो 3rd नंबर के थे वो गोपाल स्वामी अय्यर थे, जो कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के थे। और दिस इज कमिटी वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। ये जो कमेटी बनाई गई थी वो 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, हु हैज headed the drafting committee of the constitution? संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रारूप समिति थी उनकी जो अध्यक्षता किसने की थी? आपकी बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। तो अगर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो बाबा साहेब जो अम्बेडकर थे, बी.आर. अम्बेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। Dr. B.R. Ambedkar was head of the Constitution Assembly of India, presented the final draft of Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad on 25th November 1949। इन्होंने, जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने 25 नवंबर 1949 को जो फाइनल ड्राफ्टिंग जो था वो राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको सौंपा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रांतीय संविधान समिति थी उनकी अध्यक्षता जो थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अपॉइंटेड अ टोटल ऑफ 13 committee to deal with
different tasks of constitution making. Out of these, eight were major committee and other were minor committee. And the provincial constitution committee was headed by the Sardar Vallabh Bhai Patel. जो प्रोविंशियल जो था यानी कि प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्षता की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11 है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो संविधान को जो स्वीकार किया था आपका 26 नवंबर 1949 में इसको स्वीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the supreme law of India. It was adopted by the Constitution Assembly of India on 26th November 1949 and become effective on 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 में इसको क्या किया गया, लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया और इसको जो अडॉप्ट किया गया वो आपका 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 11 है, इन 1967 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1967 यानी कि 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया? तो 1900 यानी कि 1967 में किस भाषा को शामिल किया गया? तो सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को हम भीमराव अंबेडकर जो थे उनको हम संविधान का जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे तो वो थे आपके महात्मा गांधी, इसके कोई एक सदस्य नहीं थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कोई सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और आपके B.R. अम्बेडकर जी थे, बट महात्मा गांधी जी का इसमें कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति यानी कि आपका ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको हम कहेंगे, उसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे। प्रश्न संख्या 16 है, ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान जो दिवस है वो आपका जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? आपका 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन संविधान को अडॉप्ट किया गया था। 26 November is the celebrated as the Constitution Day every year of commemorate the adoption of the Constitution of India on 26 November 1949. The Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India and it come into the effect on 26 January 1950. यानी कि इसमें ये आपका 26 नवंबर को इसको अडॉप्ट किया गया था और जब लागू किया गया तो आपका 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो हमारे कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हु डिस्क्राइब द preamble of India Constitution as the political horoscope of the Indian। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? तो ये जो थे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो थे, इन्होंने संविधान को कुंडली के रूप में वर्णित किया था। प्रश्न संख्या 19 है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? अब देखिए इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो आपको ये सारे जो पॉलिटिकल के क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल जो जिनकी कवर हो चुकी है वो लोग ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके पहले भी पूछे गए हैं, तो आगे भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो था आपका भारत का पहला संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1946 इन इंडिया। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 20 है, इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया? तो जो भारतीय संविधान था वो 1928 में इसका प्रारूप जो तैयार किया गया था। द मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 was made by a committee headed by the Pandit Motilal Nehru. This committee was created when Lord Birkenhead, Secretary of State of India, asked the Indian leaders to draft a constitution for the country. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचा की एक विशेषता नहीं है? तो ये जो है देखिए आपका लिखित संविधान तो है हमारा, है ना। विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायालय भी है हमारा। एकल स्तरीय सरकार तो नहीं है हमारी, द्वि है यानी कि संघीय और राज्य भी है। फिर जो है हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी है, तो ये भी है हमारा। तो जो नहीं है वो क्या है हमारा? सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है, तो ये हमारा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। और आपका लिखित संविधान है, विवादों को निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, लेकिन जो है आपका जो सरकार है वो एक तो केंद्र होती है और उसके अंदर ही राज्य सरकार होती है। इस तरह से ये सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, द ideals of liberty, equality and fraternity contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो है ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी जो है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 23 है, in 1946 who among the following was made the interim presidents of India Constitution Assembly? 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया?
तो भारतीय संविधान सभा के जो अंतरिम अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, वो इसके अंतरिम अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा 24 क्वेश्चन नंबर है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे सोर्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है, तो कुछ सोर्स हमने बाहर से अडॉप्ट किए हैं, मतलब कुछ देशों से अडॉप्ट किए हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो है हमारा कनाडा से लिया गया है, जो कि आपका अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया। प्रश्न संख्या 25 है विच ऑफ The idea of residual power in Indian Constitution has borrowed from Constitution of Canada। जो ये जो है आपका ideal of residual ये कनाडा से लिया है। However, according to the Article 248(2) of Indian Constitution, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in list 2 and 3। और साउथ अफ्रीका से हमारा क्या लिया गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से लिया है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीड्यूर है वो लॉ के द्वारा लागू होंगे, तो ये जो है हमारा जापान से लिया गया है। यूएसए से लिया है इम्प्लीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंस फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि प्रेसिडेंस की पावर और वाइस प्रेसिडेंस को जो लिया गया है, ये हमारा यूएसए से लिया गया प्रावधान है। प्रश्न संख्या 25 है विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। तो ये जो है आपका देखिए, आपका फंडामेंटल राइट तो आपका नहीं लिया गया है। 5 ईयर प्लानिंग जो है ये हमारा सोवियत संघ से लिया गया है। द फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो है पंचवर्षीय जो योजना है ये आपका सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है द पावर ऑफ जुडिशियल review in the Indian Constitution and the provision of independence of judiciary is taken from which country। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है। तो ये जो है हमारा अमेरिका से लिया गया, यानी कि हमारी जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, यानी कि इस पे कोई दबाव नहीं चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है। तो जो स्वतंत्रता का प्रावधान है वो हमारा फ्रांस से लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी हैज बीन बोरोड फ्रॉम फ्रांस। स्वतंत्रता का प्रावधान हमारा फ्रांस से लिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है। तो ये जो है हमारा कहाँ से लिया गया है, ये हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यानी कि फ्रांसीसी जो संविधान है वहाँ से हमारा क्या लिया है, समानता बंधुता, यानी कि स्वतंत्रता समानता जो है वो हमारा फ्रांस से लिया गया प्रावधान है।
प्रश्न संख्या 29 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किससे लिए गए हैं? तो ये जो है आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए प्रावधान हैं, जो कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है किसी हमारे देश में, इंडिया में, तो वो हमारे जो है वो प्रावधान हमारा कहाँ से लिया है? वो जर्मन से लिया गया प्रावधान है। प्रश्न संख्या 30 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अब जो समान नागरिक संहिता है वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हैज बीन पॉइंट टू debate for decade with a view of replace personal law based on the script and custom of each major religious community in India with a common set of rule for every citizen। तो ये जो है आर्टिकल 44 जो है हमारा, ये समान नागरिक संहिता को का प्रावधान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंटेन्ड? भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो जो आपका पार्ट आपका 11 है, आर्टिकल 245 से 255 है, यानी कि भाग जो आपका 11 है, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच हमारा केंद्र और राज्य के जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, राइट टू मूव फ्रीली throughout the territory of India is a fundamental right under dash of the Constitution of India। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनम भारतीय संविधान के डैश के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी कि किसी भी राज्य में हम जा सकते हैं फ्री में। फ्री मतलब फ्रीली हम घूम सकते हैं, वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये जो है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी है, यानी कि हमारा राइट है कि हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, रह सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स promote equal justice and free legal aid for all citizen? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो आर्टिकल 39A जो है वो हमारा निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड है वो हमें प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या 34 है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों का पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। तो आर्टिकल जो है हमारा 324 आर्टिकल है, यानी कि 334 आर्टिकल जो है वो चुनाव आयोग को पूरा अधिकार देता है कि वो फ्रीली अच्छे से विधानमंडल और आपका पार्लियामेंट में आपका चुनाव करवा सके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बताता है? भारत के जो आर्टिकल
आपका 61 है, यानी कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आर्टिकल 36 है। Which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? अब जो राज्यपाल जो है वो हमारा आर्टिकल 153 जो है, यानी कि 153 आर्टिकल है, वो जो प्रोवाइड कराता है कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा द पावर प्रिविलेज एंड immunities of either the House of Parliament and of its committee and member have mainly been laid down in Article less of the Constitution of India. संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो आपका आर्टिकल नंबर 105 जो है उससे ये सारी चीज़ें ली गई हैं, जो कि संसद और समितियों के सदस्यों की जो शक्तियां हैं और विशेष अधिकार हैं आर्टिकल 105 के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। Which article of the Constitution of India provision for reservation of seat for scheduled caste and scheduled tribe in the House of People? तो ये जो है आपका आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जो है आपका आर्टिकल 330 के अंतर्गत आता है? आपको ये सारी जो प्रश्न है आप देख सकते हैं ये किस किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो प्रश्न है आपका SSC CHSL 9 जुलाई 2019 मॉर्निंग में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों को ये जो प्रश्न है ये बार बार ही पूछे जाते हैं, तो इस तरह की इम्पोर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों के लिए इस तरह की सीरीज लेके आने की। आर्टिकल जो 325 है, नो पर्सन टू बी इलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल ऑन ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 325 के अंतर्गत जो भी इलेक्टोरल रोल है उसमें किसी भी प्रकार का स्पेशल कोई भी रोल नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या किसी। आर्टिकल 321 इट इज रिलेटेड टू द वर्किंग प्रोसीड्यूर ऑफ द यूनियन सर्विस कमीशन एंड स्टेट कमीशन। आर्टिकल जो 321 है वो यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके वर्किंग प्रोसीड्यूर के बारे में बताता है। आर्टिकल 355 जो है स्टेट that the duties of government concerning individual state ensure that the governments of all state is according to the constitution during emergency। emergency के दौरान जो है गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी आर्टिकल 355 के अंतर्गत आता है, यानी कि 355 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 40 है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव से जुड़ा है वो आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है।
प्रश्न संख्या, अब आर्टिकल 103 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 103 के अंतर्गत इट डील्स विद द डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ये जो है मतलब कि आपका जो भी मेंबर है उसका डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, तो इसका प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 78 के अंतर्गत क्या होता है, टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल of minister related to administration of the affair of the union proposal legislation। तो आर्टिकल 78 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की जो कर्तव्य है उसके बारे में आर्टिकल 78 बताता है। और आर्टिकल 74 जो है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसके बारे में बताया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ फाइनेंस कमीशन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करता है? तो वित्त आयोग जो है उसकी शक्ति प्रदान करने के लिए आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, यानी कि 280 आर्टिकल जो है वो वित्त आयोग को शक्ति प्रदान करती है। आर्टिकल 42 है, which of the following article of the Constitution of India is related to the system of election procedure? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो आर्टिकल जो हमारा 55 है वो हमारा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, यानी कि चुनाव प्रणाली से संबंधित प्रक्रिया बताता है। प्रश्न संख्या 43 है, अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द quorum to constitute a sitting of the house is 1/10 of the total number of member of the house। भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। तो इसमें जो है आर्टिकल 100 के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या, अंडर आर्टिकल 100 of the constitution the quorum of constitution a meeting of either house parliament is 1/10 of the total number of member of the house। मतलब कि आर्टिकल 100 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो भी मीटिंग होगी उसमें जितने भी मेंबर हैं उसका 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए उस मीटिंग में। प्रश्न संख्या 44 है, the judge of the Supreme Court are appointed by the President under Article 10 of the Constitution of India। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये जो है आपकी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत आती है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए, ताकि मुझे पता रहे कि आपको ये क्लास आप तक पहुंच रही है और आप लोग देख रहे हैं और आप इस क्लास का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और जल्दी जल्दी चलिए सब्सक्राइब भी करते जाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि ये जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके साथ साथ आपके जो भी नोन हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि वो भी साथ में तैयारी कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 45, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी इंडियन सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 15 है वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। इसके अंतर्गत समानता का अधिकार प्राप्त होता है।
Article 15 of the Indian Constitution states that the state shall not be discriminate against any citizen on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth। यानी कि कोई भी राज्य किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है कास्ट या फिर किसी के बर्थ प्लेस के आधार पे या फिर धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 46 है, हाउ मैनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। एट प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 12 शेड्यूल, 25 पार्ट एंड 448 आर्टिकल। यानी कि आपके 12 अनुसूची और 25 भाग और 448 आर्टिकल हैं। देयर आर 103 amendment have been made in the Indian Constitution so far। नेक्स्ट है 47 प्रश्न है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो ये जो है आपका अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में आता है, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपको इसके अंतर्गत सजा का भी प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित आर्टिकल जो है हमारा 370 संबंधित है। Article 370 is the Indian Constitution gave special status to जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में जो आपका ये आर्टिकल है 370, वो स्पेशल जो स्टेटस का प्रावधान देता है। विच हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा झगड़े का कारण रहा है, और चाइना का भी सिंस 1900। Which article in Indian Constitution state about fundamental duties? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? तो आर्टिकल आपका 51A जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं वो टोटल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें आपके आर्टिकल 51A is contained in the part 4A। मतलब कि ये जो आर्टिकल है ये आपका भाग 4A के अंतर्गत आता है, जो कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो आपका खेल का जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य सूची में आता है। द स्टेट लिस्ट और लिस्ट 2 इज द लिस्ट ऑफ 61 आइटम। Initially there were 66 items in the list, schedule 7 to the Constitution of India। ये जो है आपका इसके अंतर्गत जो इस राज्य सूची के अंतर्गत 66 आपके आइटम्स आते हैं, जिसमें से आपका खेल सूची भी राज्य के खेल भी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 51 है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजंस ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? तो पंचायती जो राज है वो अनुसूची आपका 11 जो है उसमें शामिल है।
अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायती राज से जो भी प्रावधान है वो इसमें किए गए हैं। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड बाय द 73 थर्ड अमेंडमेंट एक्ट कंटेन, यानी कि ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आर्टिकल 243 empower the state legislature to make law provision of imposing tax etc। आर्टिकल 243 के अंतर्गत क्या किया गया कि जो भी प्रावधान किया गया, जो टैक्स वगैरह या पंचायत से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो आर्टिकल 243 के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 52 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो धार्मिक स्वतंत्रता आपका जो है आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। आपका आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम रिलीजियस, यानी कि आपका आर्टिकल 25 से 28 तक आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपका राइट है। आप प्रश्न संख्या 53, द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इट कंट्रोल टू द ट्राइब एरिया ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रित नहीं है? तो आपका मणिपुर पर नहीं है कोई नियंत्रित। त्रिपुरा, असम और मेघालय जो है वो आपका सूची अनुसूची 6 में के अंतर्गत इनको प्रावधान दिया गया है, लेकिन मणिपुर को नहीं दिया गया है। This schedule make a separate provision for administration of tribe area in the state Assam। ये असम, मेघालय और त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि 4 स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंतर्गत, मिजोरम को इसके अंतर्गत आपका स्पेशल प्रावधान दिया गया है। प्रश्न संख्या 54 है आपका, which part of the Indian Constitution contains the provisions on the Union Territory? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका पार्ट 8 में दिया हुआ है। पार्ट 8 of the Indian Constitution contain the provision on the Union Territory। जो पार्ट 8 है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8 है, उसमें यूनियन टेरिटरी को प्रोविजन का दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 55 है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो आर्टिकल आपका 54 है वो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी है वो आपका आर्टिकल 54 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव गारंटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका आर्टिकल 21 जो है इसके अंतर्गत आपकी प्राण एवं दैहिक सुरक्षा की गारंटी देता है। प्रश्न संख्या 57 है, विच पार्ट वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। 73 यानी कि 73वें संविधानिक अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? तो भाग जो आपका 9 इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 58 है, अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द राइट टू हेल्थ।
किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? तो आर्टिकल 21 जो है ये आपका आर्टिकल 21 जो है आपका इसके अंतर्गत स्वास्थ्य का प्रावधान दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दैट द राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका हेल्थ से रिलेटेड जो है आपका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल प्रश्न संख्या 59 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अनलिस्ट द फंडामेंटल राइट? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध हैं? तो मौलिक अधिकार जो है आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार जो हैं आपके भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 60 है, एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है? तो कृषि जो है आपका राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है, यानी कि आपका स्टेट लिस्ट में कृषि आता है। एग्रीकल्चर इज द स्टेट सब्जेक्ट, जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का सूची में आता है। प्रश्न संख्या 61 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल जो आपका 356 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 356 of the Indian Constitution talk about the state emergency, also called a president's rule, यानी कि आर्टिकल जो आपका 356 है वो प्रेसिडेंट्स रूल को दर्शाता है, और आर्टिकल आपका 351 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल को बताता है। प्रश्न संख्या 62 है, ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो ओरिजिनल आपका संविधान था, यानी कि भारत के संविधान के मूल्यतः 395 यानी कि 395 आर्टिकल हैं, और आपका 22 भाग है, और 8 जो है आपकी शेड्यूल है, यानी कि अनुसूची है। प्रश्न संख्या 63 है, which article of the Indian Constitution state that the law declared by the Supreme Court is to be binding on all court within a territory of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? तो आपका आर्टिकल 141 जो है 141 आर्टिकल है वो कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा वो भारत की सीमा में आने वाले सारे न्यायालयों पर लागू होगा। प्रश्न संख्या 64 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बी नॉमिनेटेड टू द लोक सभा बाय द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करता है? तो आर्टिकल 331 यानी कि 331 आर्टिकल है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट? भारत में भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य का गठन की व्यवस्था करता है? तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत
नए राज्य का गठन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 66 है, द पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ आइदर हाउस पार्लियामेंट एंड ऑफ इट्स कम्युनिटी एंड मेंबर्स हैव मेनली बीन लेट डाउन इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संसद के किसी भी सदन तथा इसकी समितियों तथा सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो विशेष अधिकार है वो आपका आर्टिकल 105 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न संख्या 67 है, मैटर विच आर नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशन अंडर रूल डैश ऑफ लोकसभा। लोकसभा वे मामले लोकसभा के मामले जो औचित्य प्रश्न नहीं होते उन्हें लोकसभा के नियम डैश के तहत विशेष उल्लेख के तरीके से उठाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल आपका 377 जो है उसके अंतर्गत रेज किया जा सकता है। अंडर रूल 377 ऑफ द रूल प्रोसीड्यूर टू कंडक्ट ऑफ business in Lok Sabha, member of parliament are allowed to raise matter which are not point to order or which have not been raised during the same session under any other rule। तो इसके अंतर्गत जो है आपका कोई भी मैटर रेज किया जा सकता है लोकसभा के अंतर्गत। तो आर्टिकल जो आपका 105 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 68 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन हाउस ऑफ पीपल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करता है? तो आर्टिकल 330 जो है 330 आर्टिकल के अंतर्गत आरक्षण दिया गया है लोकसभा में। प्रश्न संख्या 59 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल 54 जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल है। Which of the following article of the Indian Constitution provide for the appointment of a finance commission? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है। 71 क्वेश्चन है आपका, which of the following schedule of the Indian Constitution contain the format of oath to be taken by different constitutional functionaries। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख करते हैं? तो जो आपका शपथ जो है शपथ का प्रारूप जो है वो जो शेड्यूल जो है आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो संख्या 72 है हमारा, 71 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कंप्लीट करेंगे वो 72 से आगे के प्रश्न करेंगे इस क्लास में। तो आप लोग साथ साथ आंसर भी दीजिए ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, और लाइक भी कीजिए साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक ये क्लास जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स be collectively responsible to the लोक सभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। तो आपकी जो आर्टिकल 75 है उसके अंतर्गत जो भी मंत्रिपरिषद होता है उसको लोकसभा के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट all authorities, civil and judicial in the territory of India shall act in aid of the Supreme Court। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत की सीमा में आने वाले सभी प्राधिकरण दीवानी तथा न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये जो है आर्टिकल 144 जो है ये कहता है कि जो भी भारत की सीमा में आते हैं प्राधिकरण और दीवानी न्यायिक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंक्लूडेड इन द भारत के संविधान के अनुसार मवेशी और पशुपालन का विषय किसमें आता है? तो जो भी पशुपालन या फिर मवेशी जो भी है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई भी आपका कानून या कुछ भी बनेगा तो स्टेट अपने लेवल पर काम करता है। प्रश्न संख्या 75 है, आर्टिकल 17 of the Constitution of India deals with the abolition of। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध डैश के उन्मूलन से है। तो जो 17 है आर्टिकल वो आपका अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है। अगर कोई भी अस्पृश्यता करता है यानी कि छुआछूत करता है तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो है उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किए जाने भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 15 जो है इसके अंतर्गत कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे कास्ट के अकॉर्डिंग हो या फिर लिंग भेदभाव के अकॉर्डिंग हो, तो कोई भी या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 77 है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग जो 8 है आपका यूनियन टेरिटोरियल जो है उससे संबंधित है, यानी कि केंद्र शासित जो भी प्रदेश है भाग 8 संबंधित है। और भाग 9 जो है आपका पंचायती राज से संबंधित है और भाग 9A जो है आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। भाग 6 जो है आपका स्टेट से रिलेटेड है। तो आपको ये जानकारी और ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट करिए और इनके आंसर भी कमेंट करते जाइए। तो चलिए प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास NCBC वाज फॉर्म्ड बाय इंसर्टेशन ऑफ आर्टिकल। NCBC जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 10 के सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग NCBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो आर्टिकल जो आपका 338B जो है इसके अंतर्गत NCBC का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 79 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए
विशेष प्रावधान है। तो आर्टिकल जो आपका 347 है, इसके अंतर्गत विशेष भाषा का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 80 है, अंडर विच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो आर्टिकल 368 का यूज करना पड़ता है। कोई भी संशोधन होगा तो वो 368 के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू एन अनॉर्टली पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो सहायक शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 140 जो है, ये आपका न्यायिक शक्तियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 82 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल of the Constitution of India guarantees the right to freedom of religious? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं जो सारी आती हैं वो आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है वो सारी आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं आती हैं। तो आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस, यानी कि आपका धर्म को अबाध रूप से जो मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 25 कहता है। आपका आर्टिकल 26 जो है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो आर्टिकल 26 है वो धार्मिक कार्य जो होते हैं उसका प्रावधान करने की स्वतंत्रता प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 27 जो है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, धर्म को आप अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और उसमें आपका खर्चा लगता है तो आप उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। यानी कि विशेष धर्म को संपोषित करने के लिए करों का संदेह भी किया जा सकता है। आर्टिकल 28 है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जो धर्म है, अगर कोई धर्म के कार्यों को कोई इंस्टीट्यूशन पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है तो वो कर सकता है, इसकी उसको स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 83 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंटेन्स द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये जो होते हैं भारत के संविधान में, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो आर्टिकल जो आपका 148 है, इसके अंतर्गत कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का प्रावधान है। आर्टिकल 148, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ कंप्ट्रोलर and Auditor General of India who shall be appointed by the President, उनको क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, and warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like ground as a judge of Supreme Court। इनको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिमूव किया जाता है, उसी तरह से इनको भी पद से हटाया जा सकता है। तो आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट भी करिए और इनके आंसर भी आप देते जाइए ताकि आपको पता रहे कि आपको कितना आता है, मुझे भी पता रहे कि आपने कितनी पढ़ाई की है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो पता लगता है, हमें एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारा जो
तैयारी है वो कैसी है, तो आप लोग कमेंट करिए और इसके आंसर्स बताते जाइए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 84। विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली मैच विद इट कंटेंट। भारत के संविधान के किस अनुसूचियों का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत किया गया है? तो आपका जो अनुसूची सेकंड जो है, दूसरी अनुसूची, वो भाषाओं से नहीं संबंधित है, तो यही सेकंड है। फर्स्ट शेड्यूल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, पहली अनुसूची और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है पहली अनुसूची में, ये एकदम सही बात है। थर्ड शेड्यूल जो है फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन, शपथ या पुष्टि की तीसरी अनुसूची प्रपत्र, यानी कि तीसरी जो आपकी शेड्यूल है उसमें आपका जो भी मंत्री होते हैं उनकी शपथ की प्रक्रिया होती है। और फिर है आपका फोर्थ शेड्यूल है। फोर्थ शेड्यूल में आपका एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो आपका जो अनुसूची फोर्थ में रखा गया है। तो आपका जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें आपका है द सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द सैलरी एंड emolument of the various posts such as president, vice president, chairman, deputy chairman, judge of supreme court, high court। तो इन सब की जो आपकी सैलरी के बारे में प्रावधान जो है वो आपका सेकेंड शेड्यूल में रखा गया है। प्रश्न संख्या 85 है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन related to the administration and control of scheduled area as scheduled tribe। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका आर्टिकल 244A जो है इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उसका प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 86 है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? तो छठी अनुसूची में जो आपके शामिल है मिजोरम शामिल है, त्रिपुरा, मिजोरम और the sixth schedule consists the provision for the administration of tribal area in Assam, Meghalaya and Tripura। त्रिपुरा, मेघालय और असम जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके ट्राइबल एरिया है वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या आपका 87 है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल कालीन प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 360 जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 360 state of the if the president is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened, the president may declare a state of financial emergency। अगर भारत के प्रेसिडेंट जो है उनको लगता है कि भाई वित्तीय आपातकाल लगाना चाहिए तो वो इस आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया mention that the Lok Sabha must have a speaker and deputy speaker। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष
और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो ये जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो आर्टिकल 93 के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आर्टिकल 93 में इनका प्रावधान Article 93 of the Constitution state the House of the People shall, as soon as may be choose to member of the House to be representatively Speaker and Deputy Speaker thereof, and so often as the office of Speaker or Deputy Speaker become vacant, the House shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker as the case may बी। तो आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग जो है आपके लोकसभा के जो अपने सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को जो आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनना पड़ता है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 93 के अंतर्गत ही आता है। प्रश्न संख्या 89 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अ प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। तो विधानसभाओं के जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 168 जो है उसके अंतर्गत किया जाता है। For every state there shall be a legislature which shall consist of governor, and in the state of Andhra Pradesh, Telangana and Uttar Pradesh और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 हाउस। तो यहाँ पे जो है वो आपके 2 हाउस हैं, यानी कि आपकी जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे आपके एक ही विधानसभाएं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और जो ये बाकी स्टेट है महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पर 2 विधानसभाएं हैं। इन अदर स्टेट 1 हाउस, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे सिर्फ एक विधानसभा है। Where there are 2 houses of the legislature of the state, one shall be known as the legislative council and other as the legislative assembly। एक को legislative assembly और एक को council के रूप में जाना जाता है। And where there is only one house, it shall be known as the legislative assembly। जहाँ पर एक हाउस होता है, यानी कि एक विधानसभा होती है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। और जहाँ 2 होती हैं उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 90 है What is the provision of Article 49 of the Constitution of India? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है? तो आर्टिकल 49 जो है उसके अंतर्गत आपका जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किया गया है। यानी कि जो भी हमारी प्राकृतिक चीजें हैं वो उनका संरक्षण करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 49 में रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 91 है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 फॉर 9। प्रश्न संख्या 91 है व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो आपका आर्टिकल जो 49 है वो जो है आपका अभी हमने किया, जो भी है प्राकृतिक स्मारक हैं उनका संरक्षण के लिए प्रावधान जो है आर्टिकल 49 को रखा गया है। प्रश्न संख्या आपका 92 है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
provide constitutional remedies for the enforcement of fundamental right। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 32 प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो आर्टिकल 32 है वो आपका संवैधानिक जो उपचार है उसको प्रोवाइड करवाता है। प्रश्न संख्या 93 है, एज पर आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम जो सदस्य हमारे हो सकते हैं राज्यसभा में वो हो सकते हैं आपके कितने? ओनली 250 ही हो सकते हैं। According to the Article 80 of the Constitution of India, the composition of Council of State includes 12 members to the nominated by the President। 12 जो सदस्य होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आपके अपॉइंट किए जाते हैं एंड नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 238 जो हैं वो सदस्य इसमें। प्रश्न संख्या 94 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट हेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा? तो ये जो है आपका आर्टिकल 74A के अंतर्गत कहा गया है, यानी कि 74(1) के अंतर्गत इसमें ये प्रावधान है कि भारतीय संविधान का ये जो अनुच्छेद है उसमें एक मंत्रिमंडल होने अनिवार्य है और उसका जो मुखिया होगा वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। प्रश्न संख्या 95 है, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल मैंडेट द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधान सभा के चुनाव करवा सकता है? तो ये जो है आपका आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है विधानसभा के जो चुनाव है राज्य करवा सकता है। प्रश्न संख्या 96 है, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empower the president of the parliament is in races? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? तो अध्यादेश जब अगर राष्ट्रपति को पारित करना होता है तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत पास करता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट when both house of the parliament are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him। तो इस जब राष्ट्रपति को लगता है कि अध्यादेश पारित करना चाहिए तो वो आर्टिकल 123 का यूज करके अध्यादेश पारित कर सकता है। प्रश्न संख्या 97 है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के भाग
4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कितने हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। There are 11 fundamental duties set out in Part 4 at Part 4A, Article 51A of the Constitution of India. The fundamental duties were added on the recommendation of the Swarn Singh Committee. जो fundamental duties है हमारी, वो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके अनुसार की गई थी। कब कब बनाए गए थे? 1976 में इसको इनिशिएट किया गया था। इनिशियटली दे वर 10 इन नंबर, बट उस टाइम पे कितने थे? ये आपके 10 थे 1976 में, जो थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी 10 थे। बट विद द 86th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर 86 अमेंडमेंट के द्वारा एक और आपका फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। तो अभी जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, तो वो है हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। प्रश्न संख्या 98 है, एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी लैंग्वेज आर रेफर्ड टू एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषाओं में गिना गया? तो टोटल जो है ये 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है। As per the 8th schedule of the Constitution of India, there are 22 languages referred to as scheduled language, यानी कि आपकी जो टोटल भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो 22 भाषाएं हैं। प्रश्न संख्या 99 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right to education? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? तो देखिए आपका जो 21A है उसमें क्या है, आपका जो भी 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक के बच्चे हैं, यानी कि 6 to आपके 14 ईयर्स के चाइल्ड जो है उनको जो है आर्टिकल 21 के तहत जो आपका इनको प्राइमरी जो शिक्षा है वो मुफ्त में देना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 100 है, which article of the Constitution of India state the derivative principles of state policy on promotion of international peace and security? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? तो आर्टिकल जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपका आर्टिकल 51 के अंतर्गत आता है। According to Article 51 of the Indian Constitution, the state shall be endeavored to promote international peace and security. आर्टिकल 51 के तहत जो राज्य के निदेशक तत्व है वो उसमें आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आता है। मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, और जो भी हमारे नेशंस हैं उनके बीच में रिलेशन स्थापित करना इनका करेंगे। एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द dealing of the organized peoples with the another, and encourage settlement of the international dispute by abbreviation. इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट को भी आर्टिकल 51 के तहत शामिल किया गया है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे।
प्रश्न संख्या 101 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है। तो नए जो राज्य गठन किया जाएगा वो आर्टिकल आपका 3 के अनुसार किया जाता है। जब भी कोई नया राज्य या राज्य की सीमा निर्धारित की जाएगी तो आर्टिकल 3 का यूज करके ये किया जाता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 डील्स विद the formation of new state and alternation of area boundaries or name of existing state। अगर किसी का नाम चेंज करना होगा या बाउंड्रीज कोई स्टेट की निर्धारित करनी होगी तो आर्टिकल 3 का यूज करके किया जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। तो 370 का जो प्रारूप है वो गोपाल स्वामी अय्यर जो थे उन्होंने तैयार किया था। Article 370 of the Constitution, which gave special status to Jammu and Kashmir, was drafted by the Gopal Swami Iyer। जो स्पेशल स्टेट का जो जम्मू कश्मीर को दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, तो वो जो तैयार किया था वो गोपाल स्वामी अय्यर के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 103 है, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपका जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि 110 आर्टिकल के अंतर्गत धन विधेयक को रखा गया है। संख्या 104 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन गारंटी टू सिक्स फंडामेंटल राइट। तो ये जो है आपका आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, जो कि आपका एक तो भाषण देने का अधिकार है, ठीक है, भाषण देने का अधिकार, और दूसरा आप कहीं पे भी व्यवसाय कर सकते हैं, और तीसरा आप जो है कहीं पे भी बस सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाके आप रह सकते हैं, और चौथा जो है कहीं शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन भी कर सकते हैं। और चौथा जो है आपका 4 हो गए। अब 5वां जो आपका राइट है वो आप जो है सहकारी समितियां बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं। एंड जो 6 है आपका भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार भी आपको है। आबाद संचरण कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी आप चाहे तो आप यूपी में घूमिए, चाहे तो आप बिहार में चले जाइए, तो आप आराम से घूम सकते हैं। तो ये जो है आपके हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। एक तो भाषण देने का अधिकार है, यानी कि वाक की स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं, और दूसरा आपका व्यवसाय भी कर सकते हैं, आप कहीं पे रह भी सकते हैं, और शांतिपूर्वक अगर आपको सम्मेलन करना है तो ये भी कर सकते हैं। और जो 5th अधिकार है सहकारी समितियां भी बना सकते हैं, और जो 6th है आप कहीं पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं, भारत के क्षेत्र में कहीं पे भी आप संचरण कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं।
तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।